देखिए भैया, लास्ट क्लास में मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ाया था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि भैया अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो इनिशियल मोमेंटम बराबर में फाइनल मोमेंटम, ऐसा भी कह सकते हो, या टोटल चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू जीरो, ऐसा भी कह सकते हो। दोनों एक ही चीज है, ठीक है, अलग अलग वे से कही जा रही है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, यहां पर मैंने लगाया अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एक्सटर्नल फोर्स जीरो, तो आपको पता है मोमेंटम में चेंज क्या रहेगा, जीरो रहेगा। इनिशियल मोमेंटम बराबर में फाइनल मोमेंटम। इसकी कुछ एप्लीकेशन है जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। उनमें से पहली एप्लीकेशन है रिकॉइलिंग ऑफ गन। रिकॉइलिंग ऑफ गन का मतलब होता है जब गन से बुलेट बाहर निकलती है तो गन क्या होती है, आपकी पीछे की तरफ आती है। जिस वेलोसिटी से बुलेट गन पीछे आती है उसी को हम क्या कहते हैं, रिकॉइलिंग वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में जब गनमैन के हाथ में आपकी बंदूक रहती है, उसमें गोली रहती है, तो सब मामला क्या होता है, रेस्ट में रहता है, और रेस्ट की कंडीशन में मोमेंटम क्या होता है आपका, जीरो होता है। लेकिन जैसे बुलेट आगे जाती है, वेलोसिटी भी, उसका मास स्मॉल एम है, वैसे ही गन क्या है, जिसका मास कैपिटल एम है, वो क्या होती है, पीछे रिकॉइल करती है। ठीक है, तो इस केस में जो फाइनल मोमेंटम होता है, मोमेंटम ऑफ गन और मोमेंटम ऑफ बुलेट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए बीच में क्या लगा दिया है, माइनस लगा दिया। ठीक है, मुझे पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि टोटल मोमेंटम इनिशियल और फाइनल क्या होता है, सेम रहता है। इनिशियल क्या था, पूरे सिस्टम का जीरो था, फाइनल ये आपको बता दिया। यहां से हमने रिकॉइलिंग वेलोसिटी की वैल्यू निकाली है, कैलकुलेशन जो आप नॉर्मली करते हो। तो हमने देखा वो गन के मास के क्या आ रही है, इनवर्सली आ रही है, यानी अगर गन का मास अधिक होगा तो रिकॉइलिंग वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। इसीलिए जो टैंक होता है जिससे तोप का गोला छोड़ा जाता है, उसका मोमेंटम क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है, तोप के गोले का, तो उतना ही मोमेंटम क्या होगा, टैंक का भी होगा। तो टैंक का मास इतना ज्यादा कर दिया जाता है कि उसकी रिकॉइलिंग वेलोसिटी क्या होती है, काफी कम हो जाती है। ठीक है भैया, तो इसीलिए क्या कहते हैं कि शार्प शूटर वगैरह जो होते हैं वो लड़के होते हैं, और टैंकर जो होता है, टैंक जो होता है, काफी हैवी बनाया जाता है इसीलिए, ताकि मास क्या हो, ज्यादा रहे और रिकॉइलिंग वेलोसिटी क्या हो, कम हो। ठीक है, आते हैं भैया इसमें, ये वही अभी बताया जो मैंने, वही लिखा हुआ है इंग्लिश में, वाइल फायरिंग अ बुलेट द गन, ठीक है, स्लाइड वो शुड हेल्ड टाइटली टू द शोल्डर। जब गन को मतलब बड़ी वाली बंदूक होती है, जब उसको फायर किया जाता है तो उसको शोल्डर के साथ बहुत टाइटली पकड़ा जाता है। रीजन क्या है, टाइटली पकड़ने से गन का मास के साथ साथ आपकी बॉडी का मास एडअप हो जाता है, वो एक जैसा बिहेव करने लगता है गन और आपकी बॉडी, जिससे गन का मास काफी ज्यादा क्या होता है, बढ़ जाता है, और रिकॉइलिंग वेलोसिटी क्या होती है, काफी कम हो जाती है। ऐसा अगर आप टाइटली नहीं पकड़ोगे तो गन अलग, आपकी बॉडी अलग, गन का खुद का मास बहुत ज्यादा नहीं होता, ज्यादा ज्यादा 10 किलो होता है, लेकिन रिकॉइल जब करेगी इतने मास के साथ तो बहुत ज्यादा रिकॉइलिंग वेलोसिटी आएगी, जिससे आपको चोट चाट भी लग सकती है। ठीक है, चलो अगला क्या रखा है, आपने देखा होगा कि जो छोटी मोटी नाव होती है, जब उससे किनारे से जब आदमी उतरता है तो आदमी आगे जाता है, नाव पीछे आती है, क्योंकि आदमी का मोमेंटम बराबर में नाव का मोमेंटम। तो नाव का मोमेंटम, नाव के पास मास है तो वेलोसिटी भी होनी चाहिए ना, तो वेलोसिटी क्या होती है, पीछे की तरफ जाती है, तो वो उसे कहता है रिकॉइल होना, या नाव का पीछे की तरफ मुड़ना। ऐसी बिल्कुल क्रैकर होता है, क्रैकर जब आप लाते हो, पटाखा जब लाते हो तो भैया मास m है, वेलोसिटी जीरो है, इसका क्रैकर का मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन जैसे ही क्रैकर ब्लास्ट करता है तो उसके बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बनते हैं। ठीक है, और सब फ्रेगमेंट्स का फाइनल मोमेंटम क्या होगा, मान लीजिए 4 फ्रेगमेंट बने, तो उनका फाइनल मोमेंटम क्या होगा, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 प्लस m4। ऐसे ही आप ऐड कर दो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम को, मतलब कि इक्वेट करके आप वैल्यूज को निकाल सकते हैं। यहां पर आपको कई बार पूछ लेता है इस तरह के क्वेश्चन। अच्छा हाँ, वैसे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे आता है इस चीज पे, क्या पूछे आता है, कह रहे नोट, ये ध्यान रखना, इफ क्रैकर ब्लास्ट इनटू 2 फ्रेगमेंट, अगर क्रैकर क्या होता है, केवल 2 फ्रेगमेंट में ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट करने के बाद केवल 2 फ्रेगमेंट निकलते हैं, तो दोनों फ्रेगमेंट के पास इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम रहेगा। इसी के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आता है, समझिए। तो ध्यान रखना, क्रैकर अगर 4 पार्ट में टूटा है तो इनिशियल मोमेंटम बराबर में 4 पार्ट का मोमेंटम, और क्रैकर अगर 2 पार्ट में टूटा है तो भैया क्या होगा, इनिशियल जीरो होता, फाइनल क्या है, लेकिन दोनों अपोजिट जाएंगे। तो इनिशियल वो मतलब कि दोनों, जो पार्ट पहला फ्रेगमेंट निकला है, दूसरा फ्रेगमेंट निकला है, तो दोनों का मोमेंटम क्या होगा, सेम रहेगा। ठीक है, आप इस तरीके से कर सकते हैं, ध्यान रखना।
मोमेंटम आप सबको पता है मास इंटू में वेलोसिटी होता है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। एक बलून है जिसका मास क्या है, कैपिटल एम है। डिसेंडिंग मतलब नीचे आ रहा है, कितने से, ए एक्सेलरेशन से। ए एक्सेलरेशन से वो क्या आ रहा है, बलून नीचे आ रहा है, ठीक है। व्हाट मास स्मॉल एम, मतलब कितना मास निकाला जाए इसके कंटेंट में से, बलून के कंटेंट में से, ठीक है, सो दैट इट स्टार्ट मूविंग अप विद द सेम एक्सेलरेशन ए। कह रहा भैया एक बलून था जिसका मास कैपिटल एम था, ठीक है, और वो ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा था। उससे कितना मास निकाला जाए, उसके कंटेंट में से कितना मास निकाल लिया जाए कि वो नीचे आने की बजाय उतनी एक्सेलरेशन से कहां जाए, ऊपर जाए। देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, आसान है, थोड़ा सा ध्यान रखना बस आपको, ठीक है। देखिए ये दो डायग्राम देखिए, ये कौन सा बलून है जो हवा में उड़ता है, ठीक है, जो हवा में उड़ता है, क्योंकि ऊपर भी जा रहा है ना, तो उसका मतलब हवा में उड़ने वाला बलून है ये, ठीक है। तो जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है उसको मैंने क्या लिखा है, आर। बलून का मास क्या है, कैपिटल एम। बलून का वेट क्या होगा, कैपिटल एम जी। और इस वक्त बलून कहां आ रहा है, नीचे आ रहा है, ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। आपको पता है नेट फोर्स जो होता है वो बॉडी के मास इनटू में एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर आता है, याद है, ठीक है, कल की क्लास में ही बताया था मैंने। तो इस बलून के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है बताइए मुझे आप। एक फोर्स ये लग रहा है, एक फोर्स ये लग रहा है, दोनों में से इस वक्त ज्यादा कौन है, नीचे वाला ज्यादा होगा क्योंकि बलून नीचे आ रहा है। तो नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो mg माइनस आर बराबर में मास इंटू में एक्सेलरेशन, वही लिखा है, नेट फोर्स बराबर में बॉडी का मास इंटू में उसका एक्सेलरेशन। और नेट फोर्स की वैल्यू आप सब देख रहे हो क्योंकि बॉडी नीचे आ रही है, तो इसका मतलब नीचे वाला फोर्स ज्यादा और ऊपर वाला फोर्स क्या कम है, तो इसलिए mg माइनस मैंने क्या लिखा है, आर लिखा है, बराबर में क्या हो गया, एम। पहली इक्वेशन बन गई पहली केस की। सेकंड केस में हमने इस बलून से कुछ मास निकाल दिया, वो क्या था, स्मॉल एम था। क्या था, स्मॉल एम था। तो नया मास क्या होगा, कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम। नया वेट क्या होगा, कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम जी। और ऊपर वाला फोर्स वही है जो पहले था, लेकिन अब बलून कहां जा रहा है, ऊपर। तो भैया नेट फोर्स किसके बराबर होता है, मास इंटू में। अब नेट फोर्स क्या है, कौन सा फोर्स ज्यादा है, अब बलून ऊपर जा रहा है तो आर ज्यादा होगा, नीचे वाला फोर्स क्या होगा, कम होगा। तो इस बार नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, आर माइनस एम, कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इंटू में जी, ये होगा नेट फोर्स बराबर में मास इंटू में एक्सेलरेशन। हमने क्या किया, हमने इस वाली इक्वेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई किया, माइनस की मल्टीप्लाई इसमें की, माइनस की मल्टीप्लाई इसमें की, जी की मल्टीप्लाई इसमें की, जी की मल्टीप्लाई इसमें की, तो ये हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे ही ए की मल्टीप्लाई इसमें की, ए की मल्टीप्लाई इसमें की, तो ये हो गया। अच्छा, ये होगी आपकी पहली इक्वेशन, ये होगी आपकी दूसरी इक्वेशन। इस जाके आज की क्लास को 2 बार रिवाइज करना, वरना ये भूल जाओगे सारी चीजें। आसान है, बहुत आसान है आज की क्लास, लेकिन भैया भूलने में टाइम लगे इसको, इसलिए ध्यान रखो 2 बार रिवाइज कर लेना। हमने क्या किया, जो मेरी पहली इक्वेशन बनी थी और ये जो मेरी दूसरी इक्वेशन बन के आई है, दोनों को मैंने क्या किया, ऐड कर दिया। क्या कर दिया, जब मैंने दोनों इक्वेशन को, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को ऐड किया, तो पहली इक्वेशन क्या थी, mg माइनस आर इक्वल्स टू में ma। दूसरी इक्वेशन ये आई थी। अच्छा देखिए, ये यहां पर क्या है, नेगेटिव है, यहां पर क्या है, इसने इसको कैंसिल कर दिया। यहां पर आर क्या है आपका, पॉजिटिव है, यहां पर आर क्या है आपका, इनने इसको कैंसिल कर दिया, क्या बचा, mg को ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, ma यहां पर क्या है, पॉजिटिव, नीचे भी क्या है, दोनों का ऐड करो क्या आएगा, 2ma माइनस ma को एज इट इज कॉपी कर दिया, ठीक है। मुझे स्मॉल m की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने इस वाले पार्ट को उधर की तरफ लगाया, इधर क्या है, ये माइनस है, उधर गया तो ये क्या हुआ, प्लस हो गया। अब इसमें से दोनों में से मैंने स्मॉल m कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, g प्लस a बराबर में 2ma। अब हमें स्मॉल m की वैल्यू निकालनी, स्मॉल m आ गया आपका, ये फाइनल आंसर है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा बार आ भी रखा है। ऐसे भी काफी सारे टॉपिक करने जा रहे हैं, उन्हीं में से एक कनेक्टेड मोशन है। और मैं बता दे रहा हूँ, ये सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, हर में 100% आता है, ये मैं बता दे रहा हूँ बेबी, ठीक है। ये आ जाएगा आपको, तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, ठीक है। कल मैंने आपको कुछ बातें बताई थी, वो बातें मैंने लिखी भी यहां पर, कि एक स्ट्रिंग के ऊपर टेंशन की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है।
एक स्ट्रिंग पे दो टेंशन लगते हैं, दोनों अपोजिट होते हैं। अगली बात लिखिए, टेंशन क्या होता है? इंटरनल फोर्स होता है, ठीक है। इसीलिए इसकी वजह से एक्सिलरेशन नहीं होता। अगर केवल टेंशन की बात करूं, टेंशन खुद किसी चीज को एक्सिलरेट नहीं कर सकता, क्योंकि टेंशन क्या होता है? इंटरनल फोर्स होता है। और आपको पता है इंटरनल फोर्स सिस्टम को कभी एक्सिलरेट नहीं करता। कौन कराता है? एक्सटर्नल फोर्स। अब चलो मैं इस डायग्राम को देखते हुए, बहुत प्यारा डायग्राम है और बहुत आसानी से ये टॉपिक होता है, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा ऊपर वाले टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए, नेट फोर्स वाला बस। अब देखिए भैया, इसका मास क्या है? m2। इसका मास क्या है? इसे वैसे पुली प्रॉब्लम कहते हैं। और इस केस में दो चीजें आपको ध्यान रखनी, खैर आपको नहीं भी बताऊंगा तो ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। वैसे आप इसे ध्यान मत रखना कि जो पुली है वो फ्रिक्शनलेस है, और दूसरा इस पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है। तभी आप इन टॉपिक को कर सकते हो, लेकिन आपको इनमें से कुछ नहीं पता, तो इसलिए आप याद भी मत करो, ठीक है। ज्यादा बेटर आपके लिए यही रहेगा, ठीक है। चलो समझ गई ना, आपको ये याद भी नहीं करना, आगे पढ़ना, ठीक है। अभी इसका मैंने कहा है कि मैंने नीचे बता रखा है कि इसका मास क्या ज्यादा है, तो इसका वेट भी क्या होगा? m2g ज्यादा होगा। m1 कम है, मास कम है, तो इसका m1g क्या होगा? कम होगा, ठीक है। तो बताओ ये जो सिस्टम है वो कहां आएगा? ये नीचे आएगा और ये साइड क्या होगी? कुछ ऐसा एग्जांपल है कि यहां पर राम लटका हुआ है जिसका वजन क्या है? 4 किलो। यहां पर घनश्याम लटका हुआ है जिसका वजन क्या है? 50 किलो। तो ये कहां आएगा? नीचे रस्सी, और ये कहां जाएगी? ऊपर। ये जितने एक्सेलरेशन से नीचे आएगा ये उतने एक्सेलरेशन से, ये जितनी स्पीड से नीचे आएगा ये उतनी स्पीड से। ये चीजें ध्यान रखना पुली प्रॉब्लम में, जब दो पुली हो और एक पुली हो और उसमें दो मास कनेक्टेड हो, ठीक है। अब इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है एडवांस लेवल पे, बड़े लेवल पर, ठीक है। वो मैंने पिछले साल कराया था, क्योंकि पिछले साल बच्चे भी वैसे थे। इस बार बच्चों के अंदर वो जुनून नहीं है। इनसे इससे पूछिए, इससे पूछिए, इसको कितने क्वेश्चन कराए थे मैंने। इस ये पुली तो कुछ भी नहीं है, तो तुच्चा है। ये पूरा सिस्टम कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा है। ये क्योंकि ये नीचे आ रहा है, तो ये कहां जा रहा है? ऊपर। कितने एक्सेलरेशन से? ए से। जैसी तू बताएगा, इसकी इक्वेशन बता। ये सिस्टम ऊपर जा रहा है, इस सिस्टम के ऊपर दो फोर्स लग रहा है, इस मास के ऊपर एक फोर्स ये लग रहा है, एक फोर्स ये लग रहा है। ये ऊपर जा रहा है, कौन सा फोर्स ज्यादा होगा? हाँ, ऊपर कौन सा फोर्स है? हाँ, तेरे को दिखता नहीं है क्या? तो तू साले आगे बैठा करना, फिर पागल है क्या? यार इतना तो नहीं यार, ये अब ये तो एक्सक्यूज हो गया। ये एक्सक्यूज है, सही में बताऊं। ये टी ये सब सबको दिख रहा होगा, जो लिखा भी है सबको दिख रहा होगा। मैंने राइटिंग गंदी है मेरी, मेरे को पता है, लेकिन ऐसी नहीं है कि समझ में ना है, ठीक है। अब बताओ, अगर मैं केवल इसको देखूं, ध्यान दीजिएगा, तो आपको पता है नेट फोर्स किसके बराबर होता है? मैंने बता रखा है 100 बार, मास इंटू में। तो इसका मास कितना है? m1, और इसका एक्सेलरेशन कितना है? ए। नेट फोर्स कितना लग रहा है? तो ऊपर एक फोर्स ये लग रहा है, नीचे एक फोर्स ये लग रहा है, ये सिस्टम ऊपर जा रहा है, तो क्या होगा? T माइनस m1g बराबर में m1 इंटू में a। ये लेफ्ट वाली साइड की इक्वेशन बन चुकी है मेरी, कुछ नहीं किया मैंने। राइट साइड की देखिए, राइट साइड क्या, और ये नीचे आ रही है, क्या आ रही है? इसकी इक्वेशन बना देते हैं, बताओ। ये क्या हुआ? नेट फोर्स। मैंने आपको नेट फोर्स बता रखा है, किसके बराबर होता है? मास इंटू में। तो मास क्या है इसका? m2, एक्सेलरेशन क्या है? अब नेट फोर्स बताओ, कौन सा नीचे आ रहा, तो कौन सा फोर्स ज्यादा होगा? नीचे वाला। तो क्या लिखोगे इसको? m2g माइनस टी बराबर में m2a। दो इक्वेशन होंगी। इसमें करना क्या है? दो इक्वेशन तो बना ली। इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में मोस्टली आपको टेंशन निकालना होता है, और दूसरा आपको इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालना होता है। तो हमें पहली इक्वेशन बन चुकी है, हमारी दूसरी इक्वेशन भी बन चुकी है। हमने क्या किया? जैसे ऊपर किया था वही अब करने जा रहे हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। लेफ्ट आर्म की हमने इक्वेशन ये बना रखी है, और राइट आर्म की इक्वेशन हमने ये बना रखी है, और दोनों इक्वेशन को हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। ऐड करने पर देखो क्या हुआ, ये रहा। क्या हुआ? अरे वो निकल गया। T1 पहली इक्वेशन थी ना यही, और दूसरी इक्वेशन ये थी, तो इधर टी पॉजिटिव है, इधर टी कट गए एक दूसरे से। तो इधर क्या हुआ? m2g, इधर क्या हुआ? माइनस m1g। क्या हुआ? m2g माइनस g कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा? m2 माइनस m1। इधर देखिए, ये m1a, इधर क्या है?
M2A, दोनों को ऐड करके लिखा, दोनों में A कॉमन था, A कॉमन ले लिया। अब हमने A कॉमन लेकर के A की वैल्यू निकालनी थी, तो A को यहीं पे रखा, बाकी सबको लिया, तो ये आ गया आपका एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। समझ गए, ये पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन आ गया। अभी एक क्वेश्चन है न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का, मैंने करा रखा नीचे, ठीक है। ये एक्सेलरेशन आ गया, अब मुझे क्या निकालना है, टेंशन। तो भैया कुछ नहीं करना, आपने पहले क्वेश्चन याद है, T इक्वल्स टू में T माइनस M1G बराबर में क्या था, M1 इंटू में A था। हमें A की वैल्यू ऑलरेडी पता लग गई है। आप X की वैल्यू निकालते थे तो Y की वैल्यू निकालने के लिए दूसरी वैल्यू में क्या, दूसरी इक्वेशन में X की वैल्यू रखते थे, अपने आप Y की वैल्यू आती थी। तो यहां पर हमने क्या किया, A की वैल्यू निकाल लिया और उस A की जगह पर हमने क्या लिख दिया, A की वैल्यू रख दी। और उसके बाद हमने क्या किया, इस चीज को इधर लेके आ गए और निकाल दी T की वैल्यू। नॉर्मल कैलकुलेशन है वो आप कर सकते हो, ठीक है। प्लस माइनस कॉमन ओमन लेकर के हमने लास्ट में ये आ गया आपकी T की वैल्यू। ये याद ही नहीं करना फॉर्मूला, पहले बता दे रहा हूं, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, कहीं आप इसे कहीं लगाने की सोचो नहीं, ये कंसेप्ट है। इसी तरीके से इसके क्वेश्चंस होते हैं। आप देखोगे कोई मास ऊपर जा रहा है तो उसके ऊपर नेट फोर्स बराबर में उसके मास इंटू में एक्सेलरेशन के बराबर आएगा। और उस नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स। कोई सिस्टम नीचे आ रहा है तो उसके ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, उसके मास इंटू में उसके एक्सेलरेशन के। उसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगा, नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर वाला फोर्स। यहां से हमने बंद कर दे इसको, बहन ध्यान लगा ले पढ़ाई में, ठीक है। उसके बाद हमने दोनों इक्वेशन को ऐड अप किया, दोनों इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल करके फिर उस वेरिएबल का इस्तेमाल करते हुए किसी एक इक्वेशन में डाल दिया और वहां से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली। ऐसे मैंने टी और ए की वैल्यू निकाली, ध्यान दीजिए, ठीक है। अभी देखो ये अभी तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन कराया मैंने, कोई क्वेश्चन नहीं है ऐसे क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन तो कभी नहीं आते, लेकिन मैंने आपके कंसेप्ट के लिए, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। कह रहे भैया एक मास है कितने केजी का और उसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, 30 न्यूटन का। कह रहा है भैया इसका एक्सेलरेशन बताइए क्या होगा। तो एक्सेलरेशन आपको पता है फोर्स क्या होता है, तो भैया एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स अपॉन में फोर्स कितना है और मास कितना है, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया, बड़ा आसान था, कुछ नहीं करना इसमें। चलो आगे देखते हैं। एक ब्लॉक है जिसका मास क्या है 30 केजी, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है F, किसकी कितनी वैल्यू है, और एक पीछे फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन, उसकी कितनी वैल्यू है। अच्छा इस केस में हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो हमें पता है यहां पर नेट लूंगा, क्या लूंगा, नेट। नेट क्यों लूंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था जहां पे एक से अधिक फोर्स होते हैं वहां पर नेट फोर्स लिया जाता है। अगर दो फोर्स सेम डायरेक्शन में होंगे तो नेट फोर्स क्या होगा, दोनों के सम के बराबर आएगा। दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो दोनों नेट फोर्स जो आएगा दोनों के डिफरेंस के बराबर आएगा। यहां पर अपने दो फोर्स है लेकिन दोनों फोर्स क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए नेट फोर्स क्या होगा भैया, दोनों के डिफरेंस के बराबर आने वाला है। खैर अभी मैंने निकाला, इंटू में मास इंटू में एक्सेलरेशन के बराबर आता है। तो आपको एक्सेलरेशन पता है, नेट फोर्स अपॉन में मास। नेट फोर्स क्या होगा, आगे वाला फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स डिवाइड बाय मास ऑफ ब्लॉक। तो आंसर क्या आ गया, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आगे देखो, ये क्वेश्चन आएगा 100% है, अब भी बता दे रहा हूं, किसी ना किसी स्कूल के एग्जाम में मिलेगा, ही मिलेगा आपको। अभी देख लो, ये एग्जाम में मिलेगा, मिलेगा, बता दे रहा हूं मैं, जो मैंने बोल दिया वो आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने अगर बोल दिया तो आएगा। और ज्यादातर ये प्राइवेट स्कूल के एग्जाम में ज्यादा मिलता है, सरकारी में मिलता है। सरकारी स्कूल में मान लो 99% आने की संभावना है, तो प्राइवेट में 100% आएगा, ठीक है। चलो ये कह रहे हैं एक मास क्या है 3 केजी, दूसरा मास क्या है, अगला मास क्या है, और इनको कौन खींच रहा है, फोर्स, एफ फोर्स खींच रहा है, एफ। तो ये जो रस्सी से तीनों मास जुड़े हुए हैं, इस रस्सी पे कितना टेंशन आया, T1। और आपको मैंने बताया एक रस्सी पे 2 टेंशन आते, अगर वो हॉरिजॉन्टली चल रही है तो। कहां चल रही है, हॉरिजॉन्टल चल रही है तो, ठीक है। और दोनों टेंशन एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट होता है। ये आगे लग रहा है, ये पीछे। ऐसे ही दूसरी रस्सी पे क्या हुआ, अलग टेंशन आया। अच्छा ये टेंशन दोनों अलग अलग क्यों है, कभी किसी ने सोचा, बड़ी सिंपल सी बात है। ये वाली रस्सी क्या कर रही है, इन दोनों मास को खींच रही है, ठीक है। लेकिन ये वाली रस्सी क्या कर रही है, केवल इस मास को खींच रही है। तो इसलिए दोनों रस्सी पे टेंशन क्या है, अलग अलग है, ठीक है भैया। अभी क्या कह रहा है भैया, फाइंड द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2, क्या निकालना है। अच्छा ये सब बॉडी कनेक्टेड है,
तो यहां पर एक बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा वही पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन होगा, या फिर एक पूरे सिस्टम का जो एक्सेलरेशन होगा वही हर बॉडी का एक्सेलरेशन होगा, कह सकते हो आप ऐसे। ये सब कनेक्टेड है ना, ठीक है। अब देखिए हमने सबसे पहले क्या निकाला, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, क्योंकि जो सिस्टम का एक्सेलरेशन होगा वही हर एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि सारे ब्लॉक क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन में टोटल मास। टोटल फोर्स कितना लग रहा है, इनको नहीं लेना कभी भी एक्सेलरेशन में, आपको बता रखा है मैंने, इंटरनल फोर्स होते हैं। किसको लेना है, एक्सटर्नल फोर्स। और टोटल फोर्स में हमने क्या ले लिया, एफ, और टोटल मास में क्या ले लिया, इसका मास, इसका मास, इसका मास, क्या हो गया 6m। तो कुल एक्सेलरेशन क्या हो गया पूरे सिस्टम का, एफ अपॉन में 6m, एफ अपॉन में। अब देखिए भैया, अब सबसे पहले मैं निकालने जा रहा हूं T1, इसको निकालूंगा, ठीक है। तो इस ब्लॉक को, इतना ब्लॉक को मैं अलग बना रहा हूं डायग्राम, इतने को, ठीक है। मैं T1 निकालने जा रहा हूं, मैं इसको अलग बना रहा हूं क्योंकि मुझे T1 सॉल्व करना है। अब मैं कैसे करूंगा, देखिए बड़े प्यार से होगा ये, कैलकुलेशन फॉर T1 निकाल रहा हूं। तो भैया अगर आपको T1 निकालना है तो आप भैया सबसे, जहां पे T1 है वो देखिए, तो जो ब्लॉक है M, उसके ऊपर एक आगे फोर्स लग रहा है, अब पीछे कौन सा फोर्स लग रहा है, T1, समझ गए। अब बताओ नेट फोर्स क्या होता है, बता रखा है मैंने, इसका मास, इसका मास, इसका एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन वही होगा जो सिस्टम का एक्सेलरेशन था, और वो एक्सेलरेशन मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, जिसकी वैल्यू क्या थी, एफ अपॉन में 6m, ठीक है। तो भैया देखिए नेट फोर्स क्या लगेगा इसके ऊपर, ये सिस्टम कहां जा रहा है, इधर जा रहा है, तो ज्यादा कौन सा फोर्स होगा, ये वाला, और ये वाला क्या होगा कम होगा। नेट फोर्स क्या होगा, एफ माइनस T1 बराबर में मास इंटू में एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखी है। तो भैया इस m से ये m क्या हुआ, कैंसिल हो गया, इस T को उधर ले गया, और इस पूरे जो रिजल्ट आया था उसको इधर लेके आया। जब ये T उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, और जब ये F अपॉन में 6 इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, F माइनस। कैलकुलेशन तो कर ही लोगे। तो यहां से आपकी किसकी वैल्यू आ गई भैया, T1 की वैल्यू क्या आई, 5F अपॉन में 6 आई है। समझ में एक बात नहीं, कुछ नहीं किया मैंने, नेट फोर्स बराबर में मास इंटू में एक्सेलरेशन लिख दिया। इस सिस्टम पे नेट फोर्स क्या लग रहा है, तो दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स, नहीं लिख दिया, ठीक है। और मास इंटू में एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, उसके बाद आप T1 निकाल सकते हो, ठीक है। समझ गए, T1 ही निकालना, तो ये आएगा आपका T1 ही है, कर लोगे। अब निकालना अपने को T2, T2 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डायग्राम थोड़ा सा दूसरा वाला बनाना पड़ेगा, जिस ब्लॉक पे T2 लग रहा है, तो T2 लगा इस वाले ब्लॉक पे, उस ब्लॉक को, जिस ब्लॉक पे T2 लग रहा है उसको T1 आगे खींच रहा है, लेकिन T2 क्या कर रहा है, पीछे खींच रहा है। और ये ब्लॉक कितने एक्सेलरेशन जा रहा है, तो अपने को पता दिया नेट फोर्स क्या होगा, मास, मास कितना है इसका 2m, तो मास क्या लिख दिया 2m, और एक्सेलरेशन कितना है इसका, तो ये लिख दिया, ठीक है भैया। अब हम जानते भैया T1 T2, ये रहा मास, ऐसे लिख दिया, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है, वो लिख दिया F अपॉन में 6m, काटा पीटी की, ठीक है भैया, समझ गया। अब T1 की वैल्यू जो हमने पहले निकाल रखी थी उसकी वैल्यू यहां पर रख दी, T1 की पीछे निकाली थी, T2 एज इट इज लिख दिया, और यहां पे काटा पीटी करके क्या गया, F अपॉन में 3। तो यहां से आप T2 निकाल लोगे, ऊपर निकाल रखा है मैंने, ये देखो ये आ गया T2 क्या आया, अरेंज कर लिया, उसके बाद T2 की वैल्यू क्या होगी, F अपॉन में 2। कोई दिक्कत तो नहीं है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भाई, ये पहले बता दे रहा हूं। कॉन्करेंट फोर्स क्या होते हैं, तो कॉन्करेंट फोर्स ऐसे फोर्सेस होते हैं जो एक ही पॉइंट पर लगते हैं। 50 फोर्स है, अगर सारे के सारे एक, सबकी डायरेक्शन एक पॉइंट पे जा रही है, तो सब क्या कहलाएंगे, कॉन्करेंट फोर्स, क्या कहलाएंगे, ये भी। और कॉन्करेंट फोर्स अगर इक्विलिब्रियम में है, क्या है, इक्विलिब्रियम में है कॉन्करेंट फोर्स, तो अपवर्ड फोर्स बराबर में और लेफ्ट का फोर्स बराबर में। इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, नीचे जो करा रखा हो सकता है वही आ जाए, ये वाला फाइंड द एंगल, ठीक है। आपको क्या निकालना है, एंगल निकालना है। क्या हो रखा है इस क्वेश्चन में, एक दीवार है, दीवार से एक रस्सी बंधी है, रस्सी में एक ब्लॉक बंधा हुआ है, इस ब्लॉक का वेट कितना है 50 न्यूटन, और इस ब्लॉक को एक फोर्स लगा के खींचा गया 50 न्यूटन फोर्स, बस इतना ही दे रखा है, बाकी कुछ नहीं रखा। अच्छा रस्सी से बंधा हुआ है तो रस्सी पे खिंचाव लगेगा, उसको हम क्या कहते हैं, टेंशन। अच्छा इस रस्सी ने दीवार के साथ कितना एंगल में रखा है, थीटा। अपने को क्वेश्चन बोल रखा है इसी थीटा की वैल्यू निकालो। तो भैया जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान रखना है, पहले इसको रिजॉल्व करना है। तो हमने क्या किया, ये जो ये लाइन थी, यहाँ पे एक लाइन खींच दी, ये लाइन मेरे द्वारा खींची गई है, ये ध्यान रखना। तो ये थीटा, तो ये भी क्या होगा
कौन सा एंगल होगा? ऑल्टरनेट एंगल कहते हैं इसको। इसको रिजॉल्व कीजिए तो इधर क्या आएगा? टी, और इसका दूसरा कंपोनेंट क्या आएगा? टी। इफ फोर्स सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो देन, क्योंकि ये देखो ये सारे फोर्स इसी पॉइंट पे लग रहे हैं, ये फोर्स, ये फोर्स, ये फोर्स, ये फोर्स, ये फोर्स, सब एक ही पॉइंट से गए ना, तो ये सब क्या है? कॉन्करेंट फोर्स है। और यहां पर ये इक्विलिब्रियम में भी है सिस्टम, तो इसका मतलब टी साइन थीटा बराबर में 50 न्यूटन एंड टी कॉस थीटा बराबर में 50 न्यूटन। ठीक है, टी साइन थीटा बराबर में 50 न्यूटन, टी कॉस थीटा बराबर में 50 न्यूटन। हमने क्या किया? फर्स्ट वाली इक्वेशन को सेकंड वाली इक्वेशन से डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वाली थी टी साइन थीटा, सेकंड वाली थी टी कॉस थीटा। टी साइन थीटा डिवाइड बाय टी कॉस थीटा, 50 डिवाइड बाय 50, तो भैया टी से टी क्या होगा? कैंसिल। साइन अपॉन में कॉस सब जानते हो आप सब, क्या होता है भैया? टेन। क्या होता है? ये टेन हो गया। 50 अपॉन 50 क्या होता है? एक होता है। एक टेन की कौन सी वैल्यू होती है? 45। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, थीटा क्या आ गया? समझ गए भैया? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान देना। ये वाला क्वेश्चन मैंने करा रखा है आपको, फिर भी एक बार बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, क्या कहता है ये क्वेश्चन? कहता है भैया एक रस्सी ऐसे लटकी हुई थी, उससे एक ब्लॉक लटका दिया गया। इस ब्लॉक का वेट कितना था? 100 न्यूटन। कितना था? इस रस्सी पे टेंशन लग रहा था T1, इस रस्सी पे टेंशन लग रहा था T2, और ये रस्सी यहां पर ये 30 बना रही थी, और यहां पर ये क्या बना रही थी? 60 बना रही थी। अभी बोल रहा है T1 और T2 की वैल्यू निकालिए। कुछ नहीं करना, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन खींच लेते हो, एंगल पे डिपेंड करता है। यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहा हूँ, रीजन क्या? क्योंकि एंगल ऐसे बना हुआ है, तो ये एंगल θ1 है, तो ये भी क्या होगा? थीटा। ये 30 है, तो ये भी क्या होगा? 30। ये 60 है, तो ये भी क्या होगा? 60। अब T1 को रिजोल्व करो तो क्या होगा? T1 cos 30, और T1 को रिजोल्व करो तो क्या होगा? T1 sin 30। ऐसे T2 को रिजोल्व करो तो क्या होगा? T2 cos 60। ऐसे T2 को रिजोल्व करो तो क्या होगा? T2 sin 60। अब ये सब कॉन्करेंट है, क्योंकि सब एक ही पॉइंट पर आ रहे हैं। तो इफ होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, देन दिस कंपोनेंट बराबर में, और इन दोनों कंपोनेंट का सम किसके बराबर होगा? 100 के। और उसके बाद ये इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, और इन दोनों को सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यही क्वेश्चन करना है, यहां से ज्यादा मत करना। ध्यान दीजिए भैया, क्या हुआ? तो ये रिजोल्यूशन नहीं आती ना? हाँ, इक्विलिब्रियम मतलब कि या तो इक्विलिब्रियम का दो ही मीनिंग होता है, या तो बॉडी रेस्ट में, या चल रही है तो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है विदाउट एक्सेलरेशन। समझ गया? दोनों इक्विलिब्रियम में। देखिए, अब ये क्वेश्चन में हमें निकालना है, क्या निकालना है? T1 और, अच्छा यहां पर पहले एक बात ध्यान रखना कि ये बस सोचना कि ये टेंशन अलग होगा, ये टेंशन अलग होगा, क्योंकि मैंने बता रखा है T1 बराबर में क्या होगा? T2, क्योंकि ये एक ही रस्सी पे लग रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? इसका वेट क्या है? 500 न्यूटन। इसका वेट क्या है? 100 न्यूटन। वेट होता है mg होता है। मास क्या है इसका? 10। g की वैल्यू क्या है? 10, तो वेट क्या होगा? 100। मास क्या है इसका? 50। g क्या होगा? 10, तो क्या होगा? 500। ठीक है, अब क्या रहा भैया? तो ये पूरा सिस्टम कहाँ आएगा? नीचे इधर, और ये कहाँ जाएगा? ऊपर। आपको निकालना है इस सिस्टम का, पूरे सिस्टम का ऊपर जाने का एक्सेलरेशन, और दोनों नीचे आने का एक्सेलरेशन एक ही बात है, क्योंकि जितने एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा उतने एक्सेलरेशन से ये साइड क्या होगी? नीचे आएगी। आपको टेंशन निकालना है। अच्छा, ये इसको टी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे लिख दे T1 बराबर में T2 बराबर में T। ये दोनों टेंशन का T के बराबर है। ये सिस्टम कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? ऊपर। तो इसकी इक्वेशन कौन बनाएगा? संतोष, तू बता। डायरेक्ट बता दे इक्वेशन, छोड़ अब एफ नेट वाला भूल जा। चल ठीक है, देख देख नेट फोर्स, चलो इसके हिसाब से कर लेते हैं, अभी हो सकता है आप इतने नहीं। नेट फोर्स बराबर में मास इंटू में, मास कितना? 10, और एक्सेलरेशन क्या है? अब नेट फोर्स कितना लग रहा है? तो सिस्टम ऊपर जा रहा है, नेट फोर्स क्या होगा? T1 की वैल्यू क्या है? T के बराबर, तो इसलिए T ले लो। T माइनस नीचे क्या लग रहा है? 100। नेट फोर्स क्या आ रहा है? T माइनस 100 बराबर में 10A। पहली इक्वेशन आ गई लेफ्ट की, दूसरा राइट की इक्वेशन निकालते हैं। ये कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है। इसकी वैल्यू भी क्या है? T ही है। नीचे आ रहा है तो क्या होगा? नेट फोर्स बराबर में मास इंटू में इसका नीचे का एक्सेलरेशन। मास कितना है? 50। एक्सेलरेशन क्या है? तो नेट फोर्स क्या लगेगा? 500 माइनस T बराबर में 50A। ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को ऐड करो, A और T की वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। ठीक है, अभी एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन अब वो आगे कराएंगे। ठीक है, अब देखिए ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन ये वर्टिकल है, वर्टिकल में एक ही टेंशन लगेगा। क्या हुआ? ठीक है,
वर्टिकल केस में एक ही टेंशन लगेगा, ठीक है, तो ध्यान रखना। अब देखिए, ये एक रस्सी से, इस रस्सी से ये 3 मास, सुनो, ऐसा सिस्टम समझ में आ रहा है आपको? ये एक रस्सी है, एक रस्सी है, सब कनेक्टेड, एक मास यहाँ कनेक्टेड है, 2 किलो मास यहाँ पे है, 5 मास यहाँ पर है, ठीक है। और ये पूरा सिस्टम कहाँ जा रहा है? ए एक्सेलरेशन से कहाँ जा रहा है? ऊपर। कहाँ जा रहा है? ऊपर। कह रहा है T1 T2 T3 की वैल्यू निकालिए, सारे मासेस दे रखे, एक्सेलरेशन दिखा दो। सबसे पहले मैंने आपको सबसे इजीएस्ट वे में समझाया इस क्वेश्चन को। अगर मैं इस रस्सी की बात करूं, केवल इस रस्सी की बात कर रहा हूं, तो ये रस्सी कितने मास को खींच रही है? 3 मास को, मतलब टोटल मास बताओ कितना है? 10 m। कितना खींच रही है? तो मैंने केवल इस रस्सी के बारे में बनाया है, केवल T1 जो है वो कितना मास खींच रही है? 10 m। ये वाली रस्सी जो है वो कितना मास खींच रही है? 10 m। उस 10 m मास का एक्सीलरेशन क्या है? ठीक है। अब नीचे वेट कितना होगा 10 m का? 10 mg। कितना होगा? तो भैया बस वही नेट फोर्स बराबर में मास इंटू में नेट फोर्स। देखिए मास तो था 10 m है ना, तो नेट फोर्स क्या होगा? ऊपर क्या लग रहा है? ऊपर जा रहा है सिस्टम, तो नेट फोर्स क्या होगा? ऊपर जा रहा है तो ऊपर का फोर्स माइनस, तो ऊपर का फोर्स क्या है? नीचे का फोर्स क्या है? 10 mg बराबर में मास इंटू में एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपको दो दे रखा है, तो भैया क्या होगा? यहां से हमने क्या किया, चलो यहीं पे करेंगे। T1 इक्वल्स टू क्या देगा? इसको उधर लिया तो क्या होगा? 10 ma प्लस 10 mg। कोई दिक्कत तो नहीं है? जी इसलिए लेगा कि वेट में जी लगता है, ठीक है। अब देखिए 10 कॉमन ले लीजिए, m कॉमन ले लीजिए, a प्लस जी कर दीजिए। a क्या है? 2, g क्या होता है? 10। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया, T1 की वैल्यू आ गई। अब मैं निकाल रहा हूं T2। T2 किसको खींच रहा है? 2 और 3 को। तो डायग्राम बनाइए T2 के लिए। T2 कहां लग रहा है? ऊपर। वो कितने मास को खींच रहा है? 5 मास को। 5 मास का वेट कितना होगा? 5 mg। कितना एक्सेलरेशन है? 2 मीटर सेकेंड स्क्वायर। इक्वेशन बताइए। तो ऊपर का फोर्स ऊपर जा रहा है, माइनस नीचे का फोर्स बराबर में मास कितना है भैया? 5 m। और एक्सेलरेशन कितना है? 2। सीधा किया मैंने यहाँ पे। T2 निकल आएगा? निकल आएगा, बोलो। अरे अब T3 निकाल है। T3 केवल किसको खींच रहा है? इसको। तो इक्वेशन बताओ T3 की, इसकी। तो इसको क्या होना है? ऊपर क्या लग रहा है? T3। नीचे क्या लग रहा होगा? इसका वेट लग रहा होगा 3m बराबर में मास कितना है? 3m। और एक्सीलरेशन कितना है भैया? तो यहां से T3 की वैल्यू भी आ जाएगी। चलो समझ गए। अब एक केस, इसी का सेकंड केस है, देख लेना, पूरा सॉल्व कर रखा मैंने अच्छे से। कह रहा भैया अब एक्सिलरेट नहीं कर रहा, अब एक्सिलरेट भी नहीं कर रहा। अब बताओ T1 T2 के लिए कुछ नहीं, अब तो और आसान हो गया। जब एक्सिलरेट नहीं कर रहा होगा तो T1 जो है वो कितना खींच रहा है? 10 को खींच रहा है। इक्वेशन डालो। तो ऊपर जा रहा है, नीचे कितना लग रहा होगा? अगर ये तीनों खींच रहा है, T1 तीनों खींच रहा है, तो क्या होगा? T1 माइनस 10 mg बराबर में मास इंटू में एक्सेलरेशन क्या है? 0। तो आ गया T1 की वैल्यू 10 mg। अच्छा T2 किसको खींच रहा है? इन दोनों खींच रहा है, तो T2 माइनस कितना खींच रहा है? कितने वेट को? 5 mg वेट को। मास इंटू में एक्सेलरेशन T2 आ गया, समझ गया। T3 किसको खींच रहा है? इसको खींच रहा है, इस वाले को, है ना। T3 किसके बराबर होगा? T3 माइनस इसका वेट क्या होगा? 3 mg बराबर में मास इंटू में एक्सेलरेशन क्या इसका? कोई दिक्कत तो नहीं है? आसान क्वेश्चन थे भैया। बात करते हैं भैया फ्रिक्शन की, ठीक है। खत्म होने वाला, मतलब हो सकता है कि आज क्या बार है? शुक्रवार है, शनि और रविवार, हाँ इस हफ्ते खत्म हो जाएगा पूरा चैप्टर, ठीक है। फिर हमारा चलेगा वर्क पावर एनर्जी। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि भैया मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ उसकी 4 गुना मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तभी आपके अच्छे नंबर आएंगे, पास तो हो जाओगे। अब इतने तो है, अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। और जितना पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये भी है। लेकिन भैया अगर आपको अच्छे से इस चीज को लिखना है तो आप रिटर्न में प्रैक्टिस करते रहो। इस ज्यादा अच्छा रहेगा कि इन्हीं का नोट्स बनाते रहो साथ साथ में। तो आपको समझ में आ गया, नोट्स साथ साथ में बनाते रहोगे तो वो चीजें आपको अच्छे से क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। चलो आते भैया मुद्दे पे, बात करते हैं फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन एक बहुत, बच्चे को लगता है ऐसा, जो थोड़ा लुल सा बच्चा होता है तो उसको बड़ा हार्ड टॉपिक लगता है। लेकिन आपको बता दूं इससे आसान टॉपिक है ही नहीं।
ठीक है, फ्रिक्शन से आसान टॉपिक है ही नहीं। ठीक है, अब देखिए कैसे, जैसे बता रहा हूँ समझते जाना। ठीक है, कह रहे हैं व्हेनेवर अ बॉडी मूव्स एंड टेल्स टू मूव, मूव करती है, मूव करने का प्रयास करती है, ओवर द सरफेस ऑफ अदर बॉडी, दूसरी बॉडी के सरफेस पे। हाँ भाई, अरे अभी क्लास ले रहे हैं बाद में। हाँ हाँ, ओए एक बार भर लिया। नहीं नहीं, तेरे को नहीं कह रहा, उसको कह रहा फुल्ली। ठीक है, तो क्या होगा भैया? ठीक है, अनदर बॉडी, अ फोर्स कम्स इनटू प्ले, एक फोर्स आता है विच एक्ट पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट, मतलब जैसे दो बॉडी है ना, एक बॉडी ये रही, दूसरी बॉडी ये रही, ये दोनों एक दूसरे को कांटेक्ट कर रही है, तो दोनों सरफेस कैसी है? पैरेलल है। ठीक है, तो पैरेलल, पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो अपोजेट द रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन का मतलब पता क्या होता है? जैसे एक बॉडी रुकी है, दूसरी बॉडी चल रही है, तो वहां पर रिलेटिव मोशन होगी। एक बॉडी 4 मीटर से चल रही है, दूसरी बॉडी 6 मीटर से चल रही है, तो यहां पर भी रिलेटिव वेलोसिटी होगी। मतलब अगर वेलोसिटी का डिफरेंस है तो चल रही है, अगर सेम वेलोसिटी चल रही है तो वहां पर रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होगी। तो जहां पर रिलेटिव वेलोसिटी आती है, दो बॉडी के सर, जो दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में है, दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में है, अगर उन दोनों की वेलोसिटी अलग अलग हुई तो भैया वो एक दूसरे की मोशन को क्या करेंगी? रोकेंगी। रोकने वाले फोर्स को ही हम क्या कहते हैं भैया? फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये हमेशा मोशन के उल्टी डायरेक्शन में लगता है। कहां लगता है? मोशन की उल्टी डायरेक्शन। एग्जांपल देखिए, यहाँ पे बड़ा प्यारा देखा है, मोशन क्या हो रही है? राइट साइड में फ्रिक्शन कहां आ रहा है? देखिए, जब तक बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तब तक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? अभी जितनी भी बॉडी खड़ी हुई है, अगर उनके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा जो उनको चलाने का प्रयास कर रहा है, अगर वो नहीं लग रहा तो फ्रिक्शन जीरो है। फ्रिक्शन जब ही आता है जब ऐसा फोर्स लगता है जो बॉडी को क्या करे? मूव करा ले। ठीक है, जब मूव कराने, जैसे ये बोतल पड़ी हुई है, अभी बोतल की सरफेस और इस जिस पे पड़ी हुई है, इस बेंच की सरफेस के बीच में किसी प्रकार का कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, क्योंकि अभी इसके ऊपर ऐसा फोर्स ही लग रहा जो इसको चलाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, अगला कह रहा है फ्रिक्शन को कांटेक्ट फोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि फ्रिक्शन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लगता है, जहां पर सरफेस कांटेक्ट में होती है ना, केवल वहीं पर लगता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कांटेक्ट फोर्स भी कहते हैं। ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कहां से आता है? ठीक है, तो भैया ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन होता है सरफेस की इरेगुलरिटी और उन इरेगुलरिटीज के बीच में लॉकिंग, इंटरलॉकिंग। आप देखो सरफेस ऊबड़ खाबड़ रहती है थोड़ी सी, ठीक है, और वो जब दूसरी सरफेस आती है तो उन दोनों की इरेगुलरिटीज क्या होती है? एक दूसरे को पड़ जाती है। ठीक है, जैसे ऊबड़ खाबड़ रोड पर आप, ऐसा ऊबड़ खाबड़ रोड पर अगर आप कोई ऊबड़ खाबड़ वाली चीज ले जाओ तो बड़ी दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि उसकी रेगुलरिटी की जो वो है और जो सरफेस की रेगुलरिटी है, दोनों आपस में क्या करती है? लॉक कर जाती है। क्या करती है? लॉक कर जाती है, इससे दिक्कत पैदा होती है, उसी को हम क्या कहते हैं भैया? फ्रिक्शन कहते हैं। बात करूं भैया टाइप ऑफ फ्रिक्शन की, ठीक है, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन है, हमारे पास 3 टाइप के फ्रिक्शन है। पहला फ्रिक्शन का नाम क्या है भैया? स्टैटिक फ्रिक्शन। यह फ्रिक्शन जब लगता है जब आप बॉडी के ऊपर फोर्स लगाओ और आपकी बॉडी मूव ना करे, इस फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं भैया? स्टैटिक। ठीक है भैया, फोर्स लगा रहा हूं बॉडी फिर भी नहीं मूव कर रही, तो ये कौन सा फ्रिक्शन है? स्टैटिक। ठीक है, लेकिन ये स्टैटिक बढ़ता रहता है सीधा, जैसे जैसे आप फोर्स लगाते जाओगे ये बॉडी रुकी हुई है, अगर ये नहीं बढ़ता तो बॉडी को एक मूवमेंट पे लगाओ तब नहीं चली, जैसे थोड़ा और लगा दिया तो चल गई। लेकिन आप देखते हो भैया बॉडी एकदम से नहीं चलती, फोर्स लगाते जाओ, इसका मतलब स्टैटिक बढ़ता जा रहा है, और बढ़ाओ स्टैटिक बढ़ता जा रहा है, और बढ़ाओ स्टैटिक बढ़ता जा रहा है। स्टैटिक लगातार क्या होता है? बढ़ता जाता है, और जब तक स्टैटिक बढ़ता है तब तक बॉडी चल नहीं पाती। जैसे ही स्टैटिक का बढ़ना बंद हो जाता है उसको कहते हैं, जहां पर जो मैक्सिमम, भाई यार इधर देख ले यार, पानी है वो, तेज आप फिरने फेंक रहे हो। ठीक है, जैसे स्टैटिक का बढ़ना बंद हो जाता है, स्टैटिक अपनी मैक्सिमम लिमिट पे आता है, उसे कहता है लिमिटिंग। क्या कहते हैं उसे? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग कहते हैं। यहां तक बॉडी अपने आप को क्या करती है? रोक पाती है, और इसके बाद यदि आप फोर्स लगा देते हो तो बॉडी क्या करती है? चलना स्टार्ट कर देती है। वही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली होती है पर, ठीक है भैया, पर एक पर्टिकुलर लिमिट तक, उस लिमिट के
उस मैक्सिमम, हाँ, उस लिमिट को मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। जिस लिमिट तक आपका स्टैटिक बढ़ता है, अप्लाइड फोर्स बढ़ाने के साथ जिस लिमिट तक आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाया स्टैटिक बढ़ा, अप्लाइड फोर्स बढ़ाया स्टैटिक बढ़ा, अप्लाइड फोर्स बढ़ाया स्टैटिक बढ़ा, वो कब तक बढ़ता है? जब तक कहां पहुंच जाए? लिमिटिंग तक ना पहुंच जाए। उसके बाद वो बढ़ना क्या होता है? बंद हो जाता है। अब अप्लाइड बढ़ाओगे तो बॉडी क्या होगी? चलने लगेगी। ठीक है, तो जाए मेरे भाई, कहते हैं इसके बाद बॉडी क्या करती है? मूव करना स्टार्ट करती है। नोट ध्यान रखना, स्टैटिक फ्रिक्शन इज आल्सो कॉल्ड सेल्फ एडजस्टिंग बिकॉज इट एडजस्ट अकॉर्डिंग टू अप्लाइड फोर्स। हमने देखा भैया पहले स्टैटिक कम था, अप्लाइड फोर्स कम था, अप्लाइड फोर्स बढ़ाया स्टैटिक बढ़ गया, अप्लाइड और बढ़ाया स्टैटिक और बढ़ा, तो अपने आप को एडजस्ट कर रहा ना। इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं? सेल्फ एडजस्टिंग भी कहते हैं, क्योंकि अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंग ही क्या करता है? अपने आप को कब तक करता है? जब तक कि अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक नहीं पहुंच पाता, जिसको हम लिमिटिंग या मैक्सिमम स्टैटिक भी कहते हैं। ठीक है, लिमिटिंग क्या होता है भैया? तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसके बाद स्टैटिक नहीं बढ़ता और बॉडी मूव कर जाती है। ठीक है भैया, बहुत प्यारे नोट्स बना रखे भैया, ये ध्यान रखना। बच्चा, अंधा बच्चा भी 4 बार पढ़ लेगा, एक बार पढ़ ले उसके बाद इससे रिवीजन करना, कभी नहीं भूलेगा चीजों को। ठीक है, आगे देखिए, स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली इक्वल टू कब तक? ठीक है भैया, अब आते हैं तीसरा फ्रिक्शन आता है काइनेटिक। जब बॉडी चलने लगती है तो क्या फ्रिक्शन बंद हो जाता है, खत्म हो जाता है? नहीं, तब भी लगता है, लेकिन तब फ्रिक्शन क्या होता है? काइनेटिक कहलाता है। when the force of friction which comes into play when body, ठीक है भैया, स्टार्ट इन मोशन, जब बॉडी मोशन में क्या करती है? स्टार्ट कर देती है, तो भैया जो फ्रिक्शन आता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया? काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। ये फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा सा कम होता है, इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम होती है। अब कम क्यों होती है? तो भैया लिख रखा है यहाँ पे, क्या जानना क्या ना भैया? चलो ये लिखा हुआ है वहां पे, मैं डायग्राम में बना रखा, हो सकता है आपको इस डायग्राम में समझ आया। देखिए, अगर बॉडी आपकी क्या है? रेस्ट में। क्या है? रेस्ट में। तो इसके पास कौन सा इनर्शिया रहेगा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आप अप्लाइड फोर्स लगा रहे हो और जो इनर्शिया फोर्स लगा रहा है वो आपके अपोजिट लगाएगा, क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहता है भैया, अगर आप इनर्शिया ऑफ रेस्ट के अगेंस्ट में फोर्स लगाते हो ना, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट आपको अपोज करता है। ठीक है, जब आपको अपोज करेगा तो आपको उसको चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और जब आपका अप्लाइड फोर्स ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन भी क्या होगा? तो भैया जब स्टैटिक बॉडी रेस्ट में रहती है उसको कौन सा फ्रिक्शन आता है? स्टैटिक। ठीक है, क्या आता है? स्टैटिक। और मैक्सिमम स्टैटिक को हम क्या कहते हैं भैया? लिमिटिंग कहते हैं। तो जिस केस में बॉडी रेस्ट में रहती है उस केस में आपको इनर्शिया ऑफ रेस्ट के अगेंस्ट में काम करना पड़ता है, और अगेंस्ट में आप हमेशा ज्यादा फोर्स लगाते हो, और जहां ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है इसका मतलब वहां पे का फ्रिक्शन क्या है? ज्यादा है। लेकिन जब बॉडी आपकी मोशन में आ जाती है, जब बॉडी आपकी, तो उसके पास क्या आता है? इनर्शिया ऑफ मोशन। क्या आता है? और आप अप्लाइड फोर्स लगा करके क्या कर रहे हो? मोशन में ही रखना चाह रहे हो। आपका अप्लाइड फोर्स क्या कर रहा है? मोशन में रखना चाह रहा है, इनर्शिया ऑफ मोशन भी उसके पास है। तो इसका मतलब आप इस बार इनर्शिया के अगेंस्ट में काम नहीं कर रहे, वो मोशन में है और आप भी क्या कर रहे हो? उसको मोशन में ही रख रहे हो, यानी उसके इनर्शिया के फेवर में काम कर रहे हो। और जब आप फेवर में काम करते हो तो आपको कम फोर्स लगाना पड़ता है। कम फोर्स मतलब कम फ्रिक्शन। समझ गए भैया? तो यही लिखा हुआ है, जल्दी से एक बार मैं पढ़ देता हूँ जो ऊपर लिखा हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम इसलिए होता है क्योंकि जब हम लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करते हैं तो आपकी बॉडी क्या होती है? रेस्ट में होती है, और आप इनर्शिया ऑफ रेस्ट के अगेंस्ट में फोर्स लगा रहे होते हो, इसलिए आप उस बॉडी को मोशन में लाने के लिए ज्यादा एफर्ट्स लगाते हो। और हम जानते हैं कि फ्रिक्शन इज डायरेक्टली इक्वल टू अप्लाइड फोर्स होता है, पर जब बॉडी मोशन में आ जाती है तो उसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट इनर्शिया ऑफ मोशन में कन्वर्ट हो जाता है, और आपका फोर्स उस इनर्शिया को क्या करता है? फेवर करता है। इसलिए अप्लाइड फोर्स कम लगता है और काइनेटिक फ्रिक्शन भी क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक है भैया, तो डायग्राम से आपको समझ में आ सकता है। इसका एक ग्राफ है, इस ग्राफ को ध्यान रखना कि भैया देखिए, अप्लाइड फोर्स बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन क्या होगा? बढ़ेगा। कहां तक बढ़ेगा? उसके बाद क्या होगा? बॉडी चलने लगी तो काइनेटिक क्या होगा? कम हो जाएगा। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया, इतने नोट्स को अच्छे से कंप्लीट कर लेना, रिवाइज कर लेना, यहाँ तक है। इसके बाद अभी नोट्स तो नहीं है, ठीक है। कल क्लास में हो सकता है कि चैप्टर खत्म ही हो जाए या ऑलमोस्ट खत्म हो जाए। ठीक है,
क्योंकि परसों की क्लास में थोड़ी न्यूमेरिकल करा के चलूंगा एनसीईआरटी वगैरह, ठीक है भैया। क्योंकि अगर जिस हिसाब से मैं करा रहा हूँ तो उस हिसाब से आपका 6-7 तारीख तक ही खत्म हो, 7-8 तारीख तक खत्म हो जाएगा आपका जो भी है, ठीक है। हाँ चलो भैया, मिलते हैं अगली क्लास में। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।